ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, फाइन। तो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम लोग एक पूरा लेक्चर ले चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के मीनिंग पर। अगेन यू सी दिस मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट व्हाट, these are those elementary rights which should be regarded as inviolable under all conditions। यानी फंडामेंटल राइट्स वो आपके मूल अधिकार हैं, वो बेसिक राइट्स हैं जो किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन में जिनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। और ये प्रोटेक्शन किसके खिलाफ मिलता है? हमें स्टेट के खिलाफ मिलता है, ठीक है ना। इट मीन्स व्हाट, स्टेट शैल नॉट वॉयलेट दीज फंडामेंटल राइट्स इन एनी कंडीशन। देन व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट? स्टेट का मीनिंग क्या है? तो टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का मीनिंग क्या है, विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12। तो प्लीज सी योर बेयर एक्ट एंड द नोट्स एज वेल जो आपको दिए गए रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो डायरेक्टली वी कम टू द आर्टिकल 12। इट डिफाइंस व्हाट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल कौन सा है? 12। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहीं से आएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? फर्स्ट क्वेश्चन कि इन विच आर्टिकल स्टेट इज डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पहला क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12। नाउ सी इट्स डेफिनेशन, व्हाट इट सेज, unless the context otherwise requires the term state includes the following, meaning thereby unless the context otherwise requires, इसका मतलब समझो पहले। unless the context otherwise requires, मीनिंग क्या है कि अगर कॉन्टेक्स्ट का जो वर्ड स्टेट है, जो वर्ड स्टेट, जो शब्द है स्टेट, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया गया है, अगर सामान्य तौर पर मतलब फंडामेंटल राइट के चैप्टर में उसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा? इससे निकाला जाएगा। अगर कोई अन्य मीनिंग दिया हुआ है वहां पर, जैसे स्टेट को बोलते हैं राज्य भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन दैट सेंस अगर कहीं यूज किया गया है तो फिर वो राज्य से मतलब होगा, उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है। अदरवाइज द मीनिंग ऑफ स्टेट शैल बी एज पर द आर्टिकल 12। इसका मतलब यही हुआ, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मीन्स कॉन्टेक्स्ट में अदरवाइज रिक्वायर्ड है तो फिर मीनिंग ऑफ स्टेट एज पर कॉन्टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहां पर डेफिनेशन एज पर 12 नहीं होगी, वहां पर क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य। अदरवाइज जनरली क्या होगा? द डेफिनेशन ऑफ स्टेट विल बी एज पर द आर्टिकल 12। तो आप लोगों ने क्या करना है, आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दे रखी है आपको एज इट इज वर्ड वर्बटम शब्दशः आपको वो याद करनी है। आर्टिकल 12 में क्या कहता है ये? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द टर्म स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, नंबर 1 2 3 4। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? पहला, दिस इट सेज दैट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द टर्म स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या है इसमें? You see this in language. This first क्या है? The government and parliament of India। पहला क्या हो गया? Government and parliament of India। Second क्या हुआ? Government and legislature of the states। First क्या था? Government and parliament of इंडिया। ये दो बातें हो गई। तो जो पहली क्लॉज है दैट इज फॉर द यूनियन, सेंटर के लिए, एंड सेकंड क्लॉज किसके लिए है? स्टेट्स के लिए है। सेंटर, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, लाइक दिस। एंड थर्ड इज व्हाट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ इज all local and other authorities under the control of government of India। So these are the 4 authorities named in the article 12 which are included in the definition of state। तो आपको इन चारों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। कर लेंगे आगे को, बढ़े आगे इसको, यहाँ तो कुछ समझाना है नहीं, आप स्लाइड में देख सकते हैं इस बार को क्या क्या है यहाँ पर। ये स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट इंक्लूड्स व्हाट? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and the legislature of each state, and third is what?
ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लोकल और एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पर, यहाँ देखो ये जो टर्म है येलो वाली, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, तो यहाँ पर टर्म सेम है, ठीक है ना। अब इसको आप इस स्लाइड में देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है कि स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इन्होंने इंक्लूड कर डाला। यूनियन एंड स्टेट दोनों के एग्जीक्यूटिव विंग और लेजिस्लेचर विंग, गॉट इट और नॉट। तीसरा क्या है, लोकल अथॉरिटीज, एंड फोर्थ क्या है, अदर अथॉरिटीज। नाउ यहां पर जो वर्ड है अथॉरिटी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझ लीजिए क्या है, पढ़ो जरा। In the context of Article 12, the word authority means the power to make laws, orders, regulations, bylaws, notifications, etc. Means कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास ये पावर हो, कौन सी पावर हो, पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस। दिस पावर टू मेक लॉज, अगर कोई बॉडी लॉ बना सकती है, कोई नियम बना सकती है, कोई नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, कोई रेगुलेशन बना सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। आप समझिए अपनी ये, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी कौन कौन सी हो गई, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज। अथॉरिटी कौन कौन सी हो गई, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। समझे भाई बात नहीं है, अथॉरिटी, लोकल एंड अदर। लोकल का मीनिंग क्या है, लोकल का मीनिंग जानने के लिए यू विल हैव टू गो टू सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। सेक्शन 3 की जो सब क्लॉज 31 है, फॉर दैट पर्पज, ठीक है, कहता है लोकल अथॉरिटीज एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट रेफर्स टू अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एटसेट्रा। तो ये भी डिफाइंड हो गया। लोकल अथॉरिटीज में क्या आ गया, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, यू नोट वेरी वेल। नाउ द टर्म कौन सी बची, अदर अथॉरिटीज। वो कौन सी अदर, अन्य अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी कौन कौन से हैं, वो जिनको लॉ बनाने की पावर है, जिनको नियम बनाने की पावर है, उसकी डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी गई। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका मीनिंग कहां से निकल के आएगा, फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं बात ये। तो आर्टिकल 12 में कितनी क्लॉज थी, 4 क्लॉज थी। फर्स्ट सेकंड में कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। थर्ड क्या, लोकल अथॉरिटी का मीनिंग कहां से निकल के आ गया, क्लॉज सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 से आ गया, जनरल क्लॉज एक्ट से, सही है। अब आया अदर अथॉरिटीज का, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये कहां किस पे डिपेंड करता है, ओनली द डेफिनेशन ऑफ द टर्म अदर अथॉरिटीज। एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू go through, these are the important cases. Other authorities को समझने के लिए you will have to read the University of Madras versus Santabai, Ujjambai versus State of UP, Electricity Board Rajasthan, सुखदेव सिंह भगतराम एंड देन R.D. शेट्टी, रमन्ना दयाराम शेट्टी केस में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस भी कहते हैं इसको। तो दीज आर द 5 केसेस मेनली, इनको बाद में फॉलो किया गया, अजय हासिया केस और बहुत सारे केसेस हैं जिनको फॉलो किया गया बाद में। तो आपको अदर अथॉरिटीज का मीनिंग समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज 5 केसेस फर्स्ट, यू गॉट इट और नॉट। तो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन आ गई, एंड देन अदर अथॉरिटीज को समझने के लिए पहले हमने क्या किया, आर्टिकल 12 पढ़ा, उसमें लोकल अथॉरिटीज समझने के लिए हम कहाँ गए, सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट में चले गए। अदर अथॉरिटीज का मीनिंग समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो थ्रू दीज 5 केस लॉज। समझ में आ गई बात है। अब तो बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया इस बार मैंने, बहुत मक्खन की तरह समझ में आना शुरू होगा मेरे ख्याल से, इस समय आना चाहिए आपको। सो नाउ स्टार्ट, सी पहला केस है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई। क्या कहता है ये, पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं दूसरा स्लाइड दिखाता हूं आपको क्या कहता है। आर्टिकल 12, the expression other authorities is used after mentioning a few of them such as this। ये कह रहा है ये टर्म है अदर अथॉरिटीज, इसका यूज क्या किया गया, बाद में किया गया, कैसे, यू सी द स्लाइड। व्हाट इज सेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई, क्या कहा गया कि ये जो वर्ड है लोकल अदर अथॉरिटीज, इससे पहले कुछ टर्म्स का यूज किया गया है।
वो कौन सी अथॉरिटीज हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज। तो ये जो पूरी की अथॉरिटीज हैं, ये इस ब्रैकेट में, इनके बाद में अदर अथॉरिटीज का यूज किया गया है। द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज हैज बीन यूज आफ्टर दीज अथॉरिटीज। सो उन्होंने क्या कहा शांताबाई केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कि वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ, सी दिस साइड, वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एजेस्डम जनरिस। एजेस्डम जनरिस का रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिफाइन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज। इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो फंक्शंस हैं, ये जो सारी 5 बॉडीज हैं, दीज आर एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस। These above named authorities are involved in what? Governmental or sovereign functions. Therefore, using the principle of agestum generis, the meaning of other authority will be the authorities who are involved in governmental or sovereign functions. इसी रूल को अप्लाई करते हुए अदर अथॉरिटी का मीनिंग भी क्या होना चाहिए? ऐसी अथॉरिटीज, द अथॉरिटीज विच आर इन्वॉल्व, विच आर डूइंग गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस, गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस। गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो एजेस्डम जनरिस का प्रिंसिपल आ गया ये। अब समझ में आया आज एजेस्डम जनरिस का मतलब क्या है? एजेस्डम जनरिस प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ कि इस अथॉरिटी से पहले जो 5 अथॉरिटी यूज की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, सॉरी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटीज, तो दीज अकॉर्डिंग टू द मद्रास हाई कोर्ट, according to Madras High Court, these 5 named authorities are doing what? Governmental or sovereign functions. Therefore, जैसे functions ये कर रही हैं जो 6 body है, other authorities भी वैसे की वैसे ही functions करनी चाहिए। तो other authorities means authorities which are doing governmental or sovereign functions. So, according to University of Madras में शांताबाई, कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस में इन्वॉल्व होगी वही अदर अथॉरिटीज का मीनिंग होगा। दिस वाज द केस ऑफ यूनिवर्सिटी मद्रास वर्सेस शांताबाई। यू सी इट, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं दोबारा सो दैट आर्टिकल 12, अंडर द आर्टिकल 12 एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इज यूज्ड आफ्टर मेंशनिंग ए फ्यू ऑफ देम सच एज द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड द ऑल लोकल अथॉरिटीज। The Madras High Court held that other authorities could only indicate authorities of a like nature, कि उसी प्रकार की नेचर की, उसी प्रकार की प्रकृति की होनी चाहिए अदर अथॉरिटीज भी। और वो कैसी होनी चाहिए? इट कुड ओनली मीन अथॉरिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस। गॉट इट? देयरफॉर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती एज पर द Madras High Court decision in the Santabai case, university cannot be treated as a state. So this was the first stage. This is the first stage regarding the explanation or the meaning of expression other authorities. बात समझ में आ गई है? अब नेक्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी थी? नेक्स्ट स्टेज इज दिस, उज्जैन वाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस इज द सेकेंड स्टेज। अब देखो इसमें क्या कहा गया। पहली बात, the court rejected the restrictive interpretation of the expression other authorities given by the Madras High Court. In this case, in the case of UP, जो Madras High Court की interpretation थी, that was outrightly rejected by the Honorable Supreme Court. Got it or not? सुप्रीम कोर्ट ने जो Madras High Court ने कहा था, एजेस्डम जनरिस अप्लाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कि नो, it was held that ageisdum generis rule could not be resorted to the interpreting this expression. कह रहे इनको कहा नहीं, जो ageisdum generis rule है that cannot be applicable in this case. तो this is the case of second case, उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन्होंने कहा, क्या कहा इसमें कि नो, जो एजेस्डम रूल है अप्लाई किया गया है, मद्रास हाई कोर्ट ने किया, that cannot be applied in this case. Why it cannot be applied? Say this. These are the 5 bodies. Okay,
विच आर नेम्ड बिफोर द अदर अथॉरिटीज, है ना। तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर भी नो कॉमन जीनस रनिंग थ्रू देम। ये जो 5 बॉडीज हैं इसका काम क्या है? दिस इज द लॉ मेकिंग बॉडी, दिस इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, इनके अंदर ही कोई बात कॉमन नहीं है। जो मद्रास हाईकोर्ट में क्या कहा कि वी विल अप्लाई द रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरस बिकॉज ऑफ द कॉमन नेचर ऑफ दीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो 5 अथॉरिटीज नेम्ड हैं इन द आर्टिकल 12, देयर इज नो कॉमन जीनस रनिंग थ्रू देम, उनके अंदर भी कोई कॉमन बातें नहीं है। इससे छठी जो अदर एक्सप्रेशन है अदर अथॉरिटीज, उसको भी आप एडजस्टमेंट जनरस रूल के आधार पर डिफाइन नहीं कर सकते। समझ रहे मतलब ये किसने कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किस केस में कहा? उज्जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा। कौन से केस को उन्होंने ओवररूल किया? मद्रास हाई कोर्ट को। मद्रास हाई कोर्ट वर्सेस यूनिवर्सिटी मद्रास वर्सेस शांताबाई केस को। उसमें किसका डिसीजन था? मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को। ये बात समझ में आ गई। अब नाउ यहां से बड़ा जंप आता है। नेक्स्ट केस इज व्हाट? राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इन्होंने यही कहा, इसमें देख लीजिए, उज्जैन केस में एडजस्टमेंट जनरस नॉट एप्लीकेबल, एडजस्टमेंट जनरस नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी, उज्जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नाउ द थर्ड केस इज व्हाट? राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। गॉट इट? ये केस है 1967 का। सही करता हूं इसको। अब इस केस में क्या कहा गया? यहां पर थोड़ा चेंज आया व्यू में। क्या कहते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इज वाइड एनफ टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट। समझे कि जो अदर अथॉरिटीज हैं, दैट विल बी द बॉडीज विच आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट। हम ये देखेंगे कि इनका जो ओरिजिन है, जो क्रिएशन है, वो कहां से हुआ। if some corporation, if some body, if some authority is created by the constitution or by some statute, we will treat it as a state. Got it or not? पढ़ लीजिए, देखना। It is not necessary that the statutory authority should be engaged in performing governmental or sovereign functions. तो we will not see the functions. हम फंक्शंस को नहीं देख रहे कि गवर्नमेंटल फंक्शंस हैं या सॉवरेन फंक्शंस हैं। वी आर सीइंग व्हाट? हाउ दे आर क्रिएटेड। वी विल सी हाउ दैट अथॉरिटी इज क्रिएटेड। जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, हाउ इट इज क्रिएटेड, वेदर इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर इट इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। इफ द आंसर इज यस, इट विल बी ए स्टेट विद इन द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज। समझे आप? ये कौन सा केस चल रहा है हमारा? ये थर्ड केस इन सीक्वेंस आ गया, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। सो यू सी दिस, वी विल सी इट ओरिजिन। इफ द बॉडी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट, वेदर परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शंस और नॉट, वी विल सी द ओरिजिन। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास शांताबाई केस में इसको कहा गया था, गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन किसको इसमें कहा गया था? यूनिवर्सिटी मद्रास और शांताबाई केस में। तो इन दैट वे दिस केस ओवर रूल्ड मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन एज वेल ऑन दैट पॉइंट कि नो, it is not necessary to see the functions, it is not necessary that the body authority should be involved in governmental or sovereign functions. We will see now its origin, how it is created, if it is created through constitution or if it is created through statute, we will treat it as state. So this is the, you see this now, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी जबरदस्त तरीके से। यूनिवर्सिटी मद्रास शांताबाई, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दो केस है कंपैरिजन। इसमें क्या कही गई बात? गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस होने चाहिए, है ना। और यहां पे क्या करें? नो, बॉडी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट। ये डिफरेंस हो गया इनके अप्रोच में। दिस इज द डिफरेंस इन द डिसीजंस ऑफ दीज टू कोर्ट्स। आई थिंक इट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मद्रास में। यहां पर फोकस कहां पर है? गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस पे। यहां पर किस पर फोकस है? क्रिएशन पर। The body is created by the constitution or statute.
whether performing governmental functions or not, it is not necessary. So this is the difference between Rajasthan Electricity Board case and the Santabai Madras यूनिवर्सिटी मद्रास में. हो जाएगा? बढ़ूँ आगे मैम? चलिए. बताता हूँ अभी. एजेजम जनरल समझ में नहीं आया. अब पढ़ना थोड़ा चाहिए था. एजेजम जनरल फिर समझाता हूँ, चलिए शॉर्ट में. एजेजम जनरल समझ लीजिए. एजेजम जनरल समझाने के लिए फिर समझ लीजिए. एजेजम जनरल का मतलब क्या है कि ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है. ये कहता है कि किसी शब्द की व्याख्या करनी है तो उसके पहले जो शब्द आए हुए हैं उनके आधार पर उसके शब्द की व्याख्या होगी. इतनी सी बात है. सही है. जैसे ए बी सी डी ई एफ और हमें फिल इन द ब्लैंक से भरना हो तो ये अल्फाबेट्स हैं तो इससे सीक्वेंस पता चलती है कि ए बी सी डी एफ कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं. तो यहां पर क्या आएगा? एफ जी एच, है ना. अब मान लीजिए अगर मैं यहां से बी हटा दूं, सपोज इफ आई रिप्लेस बी, इफ आई रिप्लेस डी और इफ आई रिप्लेस एफ, तो क्या होगा कि एक को छोड़ करके बी को छोड़ा फिर सी आया, डी को छोड़ा ई आया, तो फिर एफ को छोड़ के आएगा जी आएगा. तो उस तरीके से एक मीनिंग डिडक्ट करना, एक्सप्लेन करना, उसको रूल को बोलते हैं एजेजम जनरलिस. गॉट इट और नॉट? सांताबाई केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो टर्म यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, तो अदर अथॉरिटीज का मीनिंग भी इनके हिसाब से होना चाहिए. बिकॉज दीज अथॉरिटीज आर यूजिंग आर एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल फंक्शंस और सॉवरेन फंक्शंस, देयरफॉर अदर अथॉरिटी भी जो है दिस शुड बी द अथॉरिटी डूइंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस. गॉट इट और नॉट? एजेजम जनरल समझ में आया? अब बढ़ूं आगे. तो फिर हम लोग कहां थे? राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में. राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सही. तो दिस वाला कंपैरिजन में समझा चुका कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में क्या कहा गया कि वेदर बॉडी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द स्टैट्यूट. इफ द आंसर इज यस, द बॉडी इज स्टेट. नाउ बढ़ते हैं आगे. ऑन इसी में ऑन दिस इंटरप्रिटेशन द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज विल इंक्लूड राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोचीन देवासन बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी. कि ये जो डेफिनेशन दी गई, जो अप्रोच दिया गया, जो इंटरप्रिटेशन दी गई इस केस में, इसके आधार पर इन तीन बॉडीज को, इन तीन अथॉरिटीज को स्टेट माना गया. अब बढ़िए, अगला केस आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट केस, सुखदेव वर्सेस भगत राम. इस केस में क्या बात की? पहली बात, पहला जो बात थी, द सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द टेस्ट लेड डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान केस. राजस्थान केस में, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में जो टेस्ट दिया गया, टेस्ट, व्हाट वाज द टेस्ट? वेदर द बॉडी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट. दैट टेस्ट वाज अप्रूव्ड. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस केस. द टेस्ट laid down in the case of Rajasthan State Electricity Board was approved. This is the first importance. Now, on the basis of that, what they said? ONGC, Oil and Natural Gas Commission, LIC, Life Insurance Corporation, and Industrial Finance Corporation. These are authorities within the definition of Article 12. These are state. ठीक है? So, first case, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई. सेकंड केस उज्जैनबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. थर्ड केस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल. एंड नाउ फोर्थ केस आ गया सुखदेव. इन दोनों में कॉमन क्या बात है? सी दिस. नाउ राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड सुखदेव वर्सेस भगत राम. इस केस में अप्रूव किया गया. अब इसका मतलब इन दोनों एक लॉ एस्टैब्लिश कर दिया. इन दो केसेस ने लॉ एस्टैब्लिश कर दिया. क्या इसका इफेक्ट क्या था? द इफेक्ट ऑफ दीज डिसीजंस वाज दैट अथॉरिटीज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय स्टैट्यूट कुड नॉट बी ए स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 द कॉन्स्टिट्यूशन. कि कोई अथॉरिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट से क्रिएटेड नहीं है तो फिर वो उसको स्टेट नहीं माना जाएगा. बिकॉज ऑफ द डिसीजंस ऑफ दीज टू केसेस, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सुखदेव भगत राम, इन केस का इफेक्ट क्या था कि अगर कोई, इफ द बॉडी इज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द बॉडी इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज
state. So this is a very very restrictive definition, interpretation. Got it? And इसी केस में एक खास बात हुई. What happened in this case, सुखदेव वर्सेस भगतराम? Judge Matthew साहब, he gave a test for determine. उन्होंने जो ये जो डिसीजन था सुखदेव वर्सेस भगतराम, दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय 4-1 की मेजोरिटी से किया गया था, ठीक है ना. लेकिन इसमें खास बात क्या थी, जो मैथ्यू जज साहब है, इन ए सेपरेट बट कॉन्क्यूरिंग जजमेंट, मैथ्यू जज साहब ने अपना अलग से जजमेंट दिया. गॉट इट? सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेट जज साहब ने, मैथ्यू जज साहब ने, ही डिलीवर्ड हिज, ही गेव हिज सेपरेट जजमेंट बट कॉन्क्यूरिंग मींस मेजोरिटी के साथ थे वो. क्या कहा उन्होंने? प्रेफर्ड ए ब्रॉडर टेस्ट. उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट हम बना रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट होना चाहिए या स्टैट्यूट से क्रिएट करें, वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव टेस्ट है. आई एम प्रपोजिंग ए ब्रॉडर टेस्ट. व्हाट इज माय टेस्ट? If the functions, see the functions of the authority. You don't see, we should not see how it is created. We should see the functions. What is, if the functions of the corporation are of public importance and closely related to governmental functions, it should be treated as an agency or instrumentality of the government. समझ बात आपको? तो मैथ्यू सर ने, you see this slide. This is Matthew sir preferred broader test. In which case? Sukhdev versus Bhagat Ram case. इन्होंने क्या कहा? If the functions of the corporation are of public importance and closely related to the governmental functions, it should be treated as agency or of the government and hence state. Meaning thereby we will see. Now if question before us is whether some corporation is the state or not. ये क्वेश्चन है कि कोई कॉर्पोरेशन ए, क्वेश्चन क्या है कि कॉर्पोरेशन ए स्टेट है या नहीं है. वी विल सी व्हाट? वी विल सी वेदर दिस इज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट. एजेंसी है या नहीं है, और एजेंसी के पता कैसे चलाएंगे? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शंस. कि काम क्या कर रही है, फंक्शंस क्या हैं इसके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस अथॉरिटी. इफ द फंक्शंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, वी विल ट्रीट इट एज ए एजेंसी एंड हैंस स्टेट. यू सी दिस स्लाइड. दिस इज अगेन व्हाट हैज बीन सेड बाय द मैथ्यू जज साहब. ये बहुत जरूरी है समझना. क्या कहते हैं इन्होंने? सुखदेव वर्सेस भगतराम केस में मैथ्यू जज क्या कहते हैं? If the functions of the corporation are of public importance, this line should be learned by you actually. ये line को रट लेना एग्जाम के लिए. Public importance and closely related to governmental functions. कैसे functions कैसे हैं? Public importance के होना चाहिए. Functions कैसे हैं? Closely related to governmental functions. If this is satisfied, if this condition is satisfied, then we will treat the authority as the agency of the government. Because of these functions, the said corporation will be treated as the agency of the government, and if it is the agency of the government, it will be called as state. So this is the test of the Matthew Judge Sahab in this case, in the case of Bhagat Ram. ठीक है, समझ आई बात? Now see, तो ये जो अभी तक रेस्ट्रिक्शन हुई, इन्होंने क्या कहा कि केवल क्रिएशन में दे रहे हैं, लेकिन अब क्या है देखो, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द दिस वाज वेरी रेस्ट्रिक्टिव. मैंने आपको पढ़ाई थी स्लाइड अभी, ये दिस वाज. इन दोनों केस में क्या कहा? द इफेक्ट ऑफ दीज डिसीजंस वाज दैट अथॉरिटीज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय स्टैट्यूट कुड नॉट बी स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि जो संस्थाएं, जो अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट से क्रिएटेड नहीं है, उनको स्टेट नहीं माना जाएगा. इट वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन. नाउ यू विल हैव टू सी कि जो रोल ऑफ स्टेट है दैट इज चेंजिंग. वी आर द वेलफेयर स्टेट, वी आर नॉट ए पुलिस स्टेट. तो प्लीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि क्यों अदर अथॉरिटीज का जो दायरा है वो बढ़ाया गया. यू प्लीज यू सी दिस नाउ, कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस स्टेट and welfare state. See, role of the state is changing
फ्रॉम मैरिली बीइंग ए पुलिस स्टेट टू वेलफेयर स्टेट। जो स्टेट का रोल है वो चेंज हो रहा है, मात्र पुलिस स्टेट से किधर जा रहा है, वो वेलफेयर स्टेट की तरफ से। अब ये वेलफेयर स्टेट अब क्या होता है, ये सी व्हाट इज पुलिस स्टेट? पुलिस स्टेट, वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज द पुलिस स्टेट? ड्यूटी मेनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जो पुलिस स्टेट है, इन दैट केस जो रोल ऑफ स्टेट है दैट इज वेरी लिमिटेड। ऐसा स्टेट जहां पर जो राज्य की भूमिका है वो केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा करना हो गया, अंदरूनी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और बाह्य सुरक्षा करना। तो दैट इज व्हाट पुलिस स्टेट, जो डेटरेंट इफेक्ट रखे, बाहर की जो विदेशी आक्रमणों से आपकी सुरक्षा करे और विद इन द स्टेट, विद इन द टेरिटरी लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेल करके रखे। दैट इज ए वेरी लिमिटेड रोल ऑफ द पुलिस स्टेट। नो, व्हाट इज द वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट इज स्टेट विच इज लुकिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। आपकी एजुकेशन फ्री हो, आपको प्राइमरी हेल्थ फ्री मिल जाए, आपको एम्स मिलेंगे खुले हुए, आपको प्राइमरी अप टू 12th फ्री एजुकेशन होना शुरू हो गया, तो आपको पेट्रोल पंप भी खुले मिलेंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इज आपको LIC भी दे रही है। तो ये जो गवर्नमेंट, आप देखो कि गवर्नमेंट आपके जीवन के हर एक भाग से जुड़ी हुई है, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज योर हेल्थ, whether it is your social security in the form of insurance, whether it is your law and order policing, whether it is the security of the state। तो ये जो कॉन्सेप्ट है concerned with the well-being of its citizens, citizens के well-being से चिंतित होना, उनकी तरफ काम करना, समझ रहे हैं आप ये? तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट बनना है अगर हमने, वेलफेयर स्टेट में दोनों काम होंगे, पुलिस स्टेट वाला काम भी होगा, सिक्योरिटी का ध्यान भी रखा जाएगा और वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाएगा। नाउ अगर हमें वेलफेयर स्टेट बनना है तो देन इट इज नेसेसरी कि जो स्टेट है दैट विल क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉरपोरेशन, जैसे LIC। अब हमें ONGC आ गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालनी थी, उसका अलग से ONGC। इसरो अलग अलग, स्पेस में जाना है DRDO, डिफेंस रिसर्च में जाना है DRDO हो गया, स्पेस रिसर्च में जाना है इसरो हो गया। तो सो मेनी फील्ड्स आर देयर, हर जगह स्टेट की प्रेवलेंस है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सी, टुडेज गवर्नमेंट परफॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, today's government performs a large number of functions because of the prevailing philosophy of social welfare state। तो there are various departments through various officials, अलग अलग कंपनियां, IOC, BPCL, LIC, SEBI, SBI, एम्स, ऑटोनोमस बॉडीज है। एम्स पे किसी का ऑटोनोमस का, एम्स अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। सो दीज कॉर्पोरेशन, दीज ऑटोनोमस बॉडीज आर स्टेट और नॉट, समझे आप? ये जो ऑटोनोमस बॉडी है विच आर द प्रोडक्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, देयरफॉर वो नीडेड सो मेनी अथॉरिटीज, सो मेनी कॉर्पोरेशन, सो मेनी कंपनीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, LIC, SEBI, अनलिमिटेड डिपार्टमेंट्स, अनलिमिटेड कॉर्पोरेशंस। तो वेदर दीज आर द स्टेट और नॉट, तो स्कोप बढ़ गया है। स्कोप क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ सोशल वेलफेयर स्टेट। अब इनका स्कोप बढ़ गया तो फिर क्या हुआ, अदर अथॉरिटीज का स्कोप भी बढ़ गया। यू सी दिस स्लाइड, दिस अदर अथॉरिटीज का स्कोप भी पहले छोटा सा स्कोप था, फिर बड़ा सर्कल हो गया था अथॉरिटीज का। स्कोप ऑफ अदर अथॉरिटीज बढ़ गया बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ द स्टेट, बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी ऑफ सोशल वेलफेयर स्टेट। आई होप यू गॉट इट नाउ। अब क्या होगा, भगत राम केस में और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो बात आई उससे में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना पड़ेगा ना। सी कैसे, अब भगत राम केस के बाद में क्या हो, बट इन द सब्सिक्वेंट डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन